Welcome to Diya Institution. आज हम 1857 का रिवॉल्ट, जिसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। एक ऐसा वॉर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ा गया, जो कि सोल्जर्स के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम एक बड़े रिबेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, वो सिर्फ एक छोटी म्यूटिनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब इंडियन सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस यहाँ पर इवॉल्व हो जाते हैं, एक वाइड स्प्रेड रिबेल के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है। और इसीलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सिपॉय म्यूटिनी कहा जाता है, क्योंकि ये सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में वर्क करे थे उनके द्वारा किया जाता है। और साथ ही में इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा वॉर था जहाँ पर पूरा इंडिया एक साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। और इस रिवॉल्ट के बाद में काफ़ी चीज़ें जो थी वो बदल गई थी। जैसे कि रिवॉल्ट के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया था। और साथ ही में क्या हुआ था कि पूरे भारत के अंदर एक नेशनलिज्म की स्पिरिट जो थी वो जग गई थी, यानी सभी को ब्रिटिश रूल को खत्म करना था, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना था। तो ये जो थिंकिंग थी या फिर ये जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी वो मेजरली रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद लोगों में आए। और इसके बाद जो इंडिया की आज़ादी की जो लड़ाई है वो शुरू हुई थी बेसिकली, इसलिए इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। द रिवॉल्ट वाज फ्यूल्ड बाय द डिकेड्स ऑफ शिमरिंग डिसकंटेंट, यानी ऐसे कई रीजंस रहे हैं, है ना, ऐसे कई रीजन रहे। एक रिवॉल्ट जो कि इतना बड़ा हुआ था 1857 में, वो अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे कई कारण थे। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी इंडियन के पॉलिटिकल मैटर्स हो या फिर इकोनॉमिक मैटर्स हो, सोशल मैटर हो, रिलीजियस मैटर्स हो, और मिलिट्री वर्क्स में भी काफ़ी कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, चाहे वो धर्म के अंदर हो, सोशल जो हमारी प्रथाएं हैं उनको बंद कर देना, हमारे पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसमें दखल देना, किंगडम्स में नई नई पॉलिसीज ले आना और उन्हें अनेक्स करना। तो ये सारी ही सालों से चली आ रही जो प्रथाएं थी, जो ब्रिटिशर्स बंद कर रहे थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि ब्रिटिशर्स ट्रेड करने आए हैं और वो किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हमारी पोस्ट को लेकर, हमारी सारी चीज़ों को लेकर। और यही जो सारे कारण थे वो मिलकर एक बड़ा रिवॉल्ट का आकार लेता है, जिससे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे कारण रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, जिसे आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो क्या कॉजेज रहे सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉजेज यानी राजनीतिक कारण क्या रहे जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट जो था वो शुरू हो गया सोल्जर्स के द्वारा, बाकी सोसाइटी के लोग उसमें जुड़ गए और पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो था वो मिलकर ब्रिटिशर्स रूल के अगेन खड़ा हो गया था। तो ऐसे क्या कारण रहे थे उसे हम देखते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल रीजन हमारा रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यानी एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो पॉलिसी है वो क्या है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें अगर कोई राजा है वो अपने पुत्र के बिना यानी अपने खुद की संतान के बिना अगर मर जाता है, यानी जिसे हम उत्तराधिकारी कह सकते हैं, यानी जो आने वाले राज्य को संभालेगा, उस साम्राज्य के जो रूलर की गद्दी होती है जैसे हम बोलते हैं, उस पे बैठेगा। तो उस तरीके की ये एक पॉलिसी थी जिसमें क्या किया गया था कि अगर किसी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होता है तो वो जो राज्य है, वो जो साम्राज्य है, उसे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने अधीन कर लेंगे। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अधीन कई सारे स्टेट, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, झांसी, नागपुर, ये सभी ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिए थे, यानी उन्होंने एनेक्स कर दिए। तो ये पॉलिटिकल का एक सबसे बड़ा रीजन रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि जब इतने सारे जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स की कंट्रोल में आ गए थे, जो जितने भी राजा है, महाराजा है, या फिर जो फैमिलीज है, किंगडम फैमिलीज जो थी, रूलर फैमिलीज
जो थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो किस तरीके से हमारे साम्राज्य को अधीन कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद दूसरा पॉलिटिकल कारण था कि अवध को उन्होंने एनेक्स कर दिया था। अब देखिए ये एक बड़ा कारण क्यों रहा उसे समझते हैं। देखिए जो अवध था वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल स्टेट था, यानी वो ब्रिटिशर्स की हर बात मानता था और टैक्स पे करता था और बहुत ही लॉयलिटी से वो वर्क कर रहा था ब्रिटिशर्स के साथ में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर ने अवध को मिस गवर्नेंस का नाम देकर एनेक्स कर लिया, यानी उन्हें लगा कि जो अवध का राजा है वो अच्छे से गवर्नेंस नहीं कर रहा है, यानी स्टेट को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है, यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। और इस वजह से क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मिस गवर्नेंस का नाम देकर अवध को अपने अधीन कर लिया, जिसकी वजह से रूलिंग क्लासेस जो थी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बहुत ही ब्रिटिशर्स के लॉयल थे और फिर भी ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ये किया। इसके बाद जो भी कोर्ट में वर्क करते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग वर्क कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ एक अधिकार था कि वो उसी वजह से अपनी जीवन जो शैली है उसे कर रहे थे, यानी उनका एक ही वो वर्क था जिससे वो कमा रहे थे। लेकिन ये भी जब अवध जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता है, तो जो पीपल टोटली डिपेंड थे कोर्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी काफ़ी डिस्टर्प्टेड हो जाते हैं, रूलिंग क्लास और दोनों। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है एनेक्सेशन ऑफ अवध का। इसके बाद इंडियन का एक्सक्लूजन करना। देखो पॉलिटिकल कारण सबसे बड़ा कारण ये रहा है, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि जब जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उनको हाई रैंकिंग पोजीशन नहीं दी जाती थी, जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनमें इंडियंस को हाई पोजीशन नहीं दी जाती थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ही हाई पोजीशन दी जाती थी, जो कि एक बड़ा कारण बना सिपाहीज का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट शुरू करने का, म्यूटिनी शुरू करने का, जिसकी वजह से जो एजुकेटेड हैं, रूलिंग क्लासेस है, उन्होंने इतना बड़ा रिवॉल्ट शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी पोस्ट को ना तो उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है, ना तो उन्हें हाई रैंकिंग पोजीशन दी जाती है, ना ही उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है और ना ही उन्हें इक्वल सैलरीज मिलती है। यानी ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ रहा है, उन्हें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, उन्हें जो सैलरीज है वो बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन वहीं पे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, यानी यहाँ पर अनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें हो रही थी, उन्हें हाई रैंकिंग पोजीशन नहीं मिल रही थी, जो कि एक अगेंस्ट होने का एक बड़ा कारण रहा था, किसका, सोल्जर्स का। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, यानी काफ़ी सारे आर्थिक कारण भी रहे हैं। जैसे सबसे पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश एज अ ट्रेडर यहाँ पर आए थे, तो धीरे धीरे उन्हें लगा कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जहाँ पर हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं। और धीरे धीरे इंडियंस ने क्या किया कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उन्हें ले जाया गया ब्रिटेन में, और वहाँ से प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स जिसे कहते हैं, जो कि यहाँ पर लाए जाते थे इंडिया में और उन्हें बेचा जाता था। तो जो रिसोर्सेज थे उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, जो कि इंडिया की आने वाली जनरेशन या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ की बिल्कुल अगेंस्ट था। तो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो रिसोर्सेज थे उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया था अपने बेनिफिट्स के लिए। दूसरा रीज़न था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, यानी इतने ज़्यादा हार्श लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, महलवारी सिस्टम, ब्रायट वाली सिस्टम, इतने ज़्यादा हार्श यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो टैक्सेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स है, ज़मींदार है, जो लोकल पीपल है, जिन्हें अपनी ज़मीन के लिए वो रेवेन्यू पे करना पड़ता था, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो हार्श हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा टैक्स पे किया जाता था। जब मनी लेंडर से वो उधारी मनी लेते थे तो उन पे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, जो कि एक बड़ा कारण रहा है। तो ये भी बहुत मतलब इकोनॉमिक का एक बड़ा कारण रहा है कि जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो इतने अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उन्हें वो टैक्स है जो नहीं पे किया जा रहा था, मतलब इतने भारी टैक्सेस उन्हें नहीं पे किए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो अग्रेरियन सोसाइटी थी, अग्रेरियन जो सेक्शन था इंडिया को, पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो चुका था।
इसके बाद डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी जो मशीन्स ब्रिटेन से लाई जा रही है, जो प्रोडक्ट्स, जो चीप प्रोडक्ट्स यानी सस्ते प्रोडक्ट्स जो मशीन्स में बन के आ रहे थे, लोग वही प्रेफर करते हैं। आज भी अगर हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है या फिर प्राइस उसकी लो रहती है तो हम उसे बहुत अच्छे से खरीदते हैं। तो जब ब्रिटेन से मशीन से बनी हुई जो सस्ती चीज़ें यहाँ पर आई तो उन्हें लोग ज़्यादा खरीदने लगे, और जो हैंडीक्राफ्ट्स और जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिशंस के द्वारा जो महंगी चीज़ें बनाई जाती थी वो कम बिकी, जिसकी वजह से आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन के पास जॉब्स ही नहीं रही, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रही, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण रहा। इसके बाद कई सारे सोशल और रिलीजियस कारण भी रहे, जैसे कि उन्होंने हमारे इंडियन जो सोशल कस्टम्स होते हैं ना, जैसे सती सिस्टम को उन्होंने अबोलाइट कर लिया था, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर लिया, बैन कर लिया। इसके बाद जो विडो रीमैरिज है, यानी जो विधवा की फिर से शादी करवाई जाएगी और लीगल शादी करवाई जाएगी, वो शुरू कर दिया गया। और इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन भी यहाँ पर लाई गई, यानी हमारी जो मातृभाषा है उसमें यहाँ पर पढ़ाई करवाना नहीं शुरू करवा किया गया, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर प्रमोट किया गया। अब देखिए, सती सिस्टम का अबॉलिशन और रीडो विडो जो रीमैरिज है वो बहुत ही अच्छा फैसला था, लेकिन हमारे जो समाज के लोग थे उस समय उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे सोशल कस्टम, हमारे जो प्रथाएं आ रही हैं उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगा। जो कि एक बड़ा रीज़न था, लोग बहुत डर गए थे कि अगर इसी तरह से वो हमारी सोशल कस्टम्स और रिलीजन्स में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। और इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन एक बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट था, जिसकी वजह से हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को और रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू किया गया था। इसीलिए बहुत ज़्यादा रीजंस थे जो कि 1857 के रिवॉल्ट को फ्यूल देता है, यानी बढ़ावा देता है। इसके बाद दूसरा जो सोशल रिलीजियस था वो था क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो यहाँ पर आके अपने धर्म को, यानी हिंदू और मुस्लिम जो हमारे एक मेजोरिटी जो रिलीजियस था उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाइए, जो कि एक बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट था उनके द्वारा। और इंडियंस को लगा कि ये हमारे धर्म को बदलना चाहते हैं, जो कि उनको एक डर लगा कि अगर हम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए तो हमारे धर्म का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण था। और इसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी ब्रिटिशर्स जो हैं वो जो आर्मीज है, सोल्जर्स है, इंडियन सोल्जर्स के साथ में काफ़ी सोशल और रेशियल सुपरिटी, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उसके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जो कि एक बड़ा कारण रहा है ना। तो लोगों को ये सारे ही कारण मिलकर एक बड़ा रीज़न लगा कि अब ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी इंडियंस मैटर्स में। दे आर नॉट जस्ट इंटरफेयरिंग ऑन द इकोनॉमिक conditions matters or political matters, but they are also interfere on the social religious causes and even the प्रथाएं जो कि हमारी इतने सालों से चली आ रही उनमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं। हालांकि वो सही थी, सती सिस्टम को बैन करना, रीमैरिज करवाना विडोज की, वो अच्छा था, लेकिन उस समय के लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि वो इंटरफेयर करें। राइट। इसके बाद मिलिट्री कॉजेज भी रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स उस पर, और लो पे किया जाता था, यानी उनको सैलरीज जो थी वो नहीं दी जाती थी जैसे ब्रिटिश आर्मी के लोगों को दी जाती थी उस तरीके से इक्वली नहीं दी जाती थी। और साथ ही में प्रमोशन जो था वो उन्हें नहीं दिया जाता था हाई रैंक पोजीशन पे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो था, जो कि 1857 को हुआ था, जो कि एक बड़ा कारण रहा है, जहाँ पर हिंदू कास्ट यानी हिंदू सपोर्ट्स को वही अक्रॉस द सी, यानी बाहर किसी भी तरह का वर्क या फिर पोस्ट नहीं दी जाएगी। द ग्रीस्ड कार्टिकल्स सबसे बड़ा रीजन जो रहा है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत का, वो था ग्रीस्ड कार्टिकल्स, यानी इंडियन जो इंडिया के अंदर एक नई जो राइफल है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल, जो कि उसे शुरू करने से पहले, यानी उसे चलाने से पहले उसे दांत से खोला जाता था, यानी उसे निकाला जाता था। और किसी ने ये अफवाह फैला दी गई थी कि वो जो कार्टिकल्स हैं उस पे काउ और पिग का फैट जो है वो उसका
ग्रीस किया गया है उसके उससे। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, मतलब जो गाय है वो हिंदू धर्म के लिए माता समान है, और पीक जो है वो मुस्लिम्स के लिए फॉरबिडन है। तो दोनों के धर्म को बहुत ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। तो ये जो ग्रीस्ड कार्टिकल्स हैं वो एक बड़ा रीजन बना था कि एक ऐसी चिंगारी की जरूरत थी कि ये सारे कारण मिलकर जैसे एक होता है ना कि एक माचिस की जरूरत होती है बॉम्ब को फोड़ने के लिए, तो ये ग्रेस कार्टिगर ने वो माचिस की तिल्ली का काम किया था शुरू करने के लिए 1857 का। तो ये बहुत बड़ा रीजन था ग्रेस कार्टिकल्स, क्योंकि धर्म जो था वो जो र्यूमर फैलाया गया था काऊ और पिग के फैट वाला, वो एक बड़ा रीजन रहा था। इसके बाद क्या की सेंटर्स थे और की लीडर्स कौन थे, यानी कहाँ कहाँ पर किस किस ने एज अ लीडरशिप निभाई थी 1857 के रिवॉल्ट में। तो जैसे दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर जो कि एक सिंबॉलिक लीडर्स बन चुके थे दिल्ली के अंदर, और जनरल बख्त खान जो थे रियल कमांडर थे इस पूरे रिवॉल्ट के। कानपुर के अंदर नाना साहब जो कि लास्ट पेशवा के अडॉप्टेड सन थे, और जनरल तात्या टोपे ने मिलकर लीडरशिप वहां पर निभाई थी। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल जो कि नवाब अवध के जो नवाब थे, अब नवाब को तो अवध सॉरी अवध को तो एनेक्स किया गया था, तो वहां की वाइफ जो थी, मतलब नवाब की जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, वो तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही थी, तो उन्होंने भी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप निभाई थी अवध के अंदर। झांसी की रानी हम जानते ही हैं, लक्ष्मीबाई ने एज सेंट्रल लीडरशिप का यहाँ पर निभाया था, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाली पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट वो थी, और एट द एंड उन्हें मतलब झांसी को अनेक्स कर दिया था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी है उसके अधीन, और रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया था। इसके बाद बिहार के अंदर कन्वर सिंह जो थे 18 ईयर ओल्ड जमींदार थे जगदीशपुर के अंदर, लेकिन बिहार के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी लीडरशिप निभाई थी। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे और आफ्टर मैथ की बात करें, तो रिवॉल्ट वाज अल्टीमेटली सरपास बाय द ब्रिटिश बाय द मिडल ऑफ 1857, यानी 1858 के अंदर, मिडल ऑफ 1858 के अंदर इस ब्रिटिश मतलब इस पूरे रिवॉल्ट को अल्टीमेटली खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। और काफ़ी इस रिबल ने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो थे फेस किए थे, जैसे कि क्यों ये फेल हुआ उसका रीज़न बता रहा है कि एक तो बहुत ही सेंट्रली लीडरशिप नहीं थी, यानी कोई एक ऐसा अनफिल्ड लीडरशिप नहीं था जो कि सभी को एक साथ लेकर चले, सब अलग अलग अपना लीडरशिप निभा रहे हैं। इसके बाद लिमिटेड रिसोर्स, यहाँ पर उनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे। इसके बाद नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन, यानी अगर आप इंडिया के सदर्न पार्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो रिवॉल्ट के अंदर उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया था। तो ब्रिटिशर जो है उन्होंने पूरी तरीके से उन्हें एग्जीक्यूटिवली, यानी उनके रिपल को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जो कि एक मेजर रीजन ये रहा था कि लीडरशिप नहीं थी, सेंट्रल रिसोर्सेज उनके पास अच्छे नहीं थे, और पूरी कंट्री एक साथ में नहीं थी, यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट जो थे नॉर्दर्न इंडिया के, वही उस 1857 रिवॉल्ट में उन्होंने पार्ट लिया था। ओके, अब बात करते हैं इम्पैक्ट्स की, आखिर 1857 का क्या इम्पैक्ट रहा था। तो काफ़ी सारे इम्पैक्ट है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और जो ब्रिटिश क्राउन है डायरेक्टली उनका जो गवर्नेंस है वो शुरू हो गया था 1850 एक्ट, इंडियन एक्ट ऑफ 1858 से। जो ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया रूल जो है वो किसको ट्रांसफर किया गया था, ब्रिटिश क्राउन को। अब इंडिया के अंदर डायरेक्टली जो क्वीन है उसका ऑर्डर माना जाएगा, उसकी तरह से चीज़ें होंगी। ब्रिटिश राज जो था वो इस्टाब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत एक न्यू ऑफिस खोला गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। यहाँ पर जितने भी इंडियंस के अफेयर थे अंडर लंदन सी सारे क्रिएटेड होते थे। क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने एक प्रोक्लेम दिया था इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877, जिसके तहत मतलब 1877 से पूरी तरह से ब्रिटिश राज जो ऑफिशियली जो था स्टार्ट हो चुका था, जो कि 1857, इससे पहले ब्रिटिश जो क्राउन है वो स्टार्ट तो हो गया था यानी गवर्न करना, लेकिन ऑफिशियली 1877 से ऑफिशियली ब्रिटिश राज जो था वो शुरू हुआ था। तो यहीं पे आज का लेक्चर जो है वो हमारा फिनिश होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।